लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अभी उसमें हम डिटेल में उसको स्टडी करते हैं, हर एक सब हेडिंग में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल के कॉलम में क्या क्या तुमको लिखना है, तो क्या ध्यान रखना है कि शेयर के थ्रू जो भी पैसा आया वो कहाँ पे जाएगा, शेयर कैपिटल में। तो शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट लिखोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, ठीक है। तो इसमें तुम्हें क्या याद रखना है कि शेयर कैपिटल में क्या लिखना है तुम्हें, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या था, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स यानी कि जो भी प्रॉफिट में से जो भी अमाउंट साइड में रखा जाता है फ्यूचर में आने वाले एक्सपेंसेस लॉसेस को मीट करने के लिए, तो वो सारे रिजर्व्स जो होंगे वो यहाँ पे आएंगे। सरप्लस यानी कि प्रॉफिट या लॉस जो भी पीएनएल स्टेटमेंट से जनरेट हुआ है वो यहाँ पे आएगा। तो इसमें तुम्हें क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले तो सरप्लस जो प्रॉफिट आया है वो लिखोगे, अगर लॉस आया है तो लॉस यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट में दिया है, क्योंकि लॉस आया यानी कि क्या होगा, माइनस, प्रॉफिट हुआ यानी कि क्या होगा, एडिशन, प्लस होगा। इसके अलावा कौन से रिजर्व्स यहाँ पे आएंगे, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, उसके बाद क्या है, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, रिजर्व फंड, वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स। ये रिजर्व्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं ताकि तुमको याद रहे। सबसे पहले क्या दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, या इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारा शेयर 100 रुपए का है, एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का है, और उसको अगर हम मार्केट में 120 रुपए में इशू कर रहे हैं, शेयर का अमाउंट कितना है, 100 रुपए, 20 रुपए एक्स्ट्रा में हम उसको इशू कर रहे हैं मार्केट में 120 रुपए में, लेकिन शेयर तो 100 रुपए का है, तो 20 रुपए हमने एक्स्ट्रा जो लिया है उसको हम क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वहां पे चला जाएगा वो, ठीक है। दूसरा क्या है, जनरल रिजर्व। इसका कोई पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, ये किसी भी काम के लिए यूज हो सकता है। यानी जनरल रिजर्व का मतलब ऐसा अमाउंट हमने साइड में रखा कि आने वाला कोई भी लायबिलिटी हो, कोई भी लॉस हो, वहां पे हम उसको यूज कर सकते हैं। एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए भी कर सकते हैं, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए भी कर सकते हैं। तो जनरल रिजर्व का कोई भी ऑब्जेक्टिव फिक्स नहीं है, ये कहीं पे भी यूज हो सकता है इन फ्यूचर। उसके बाद क्या है, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व जो है वो कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए होता है। कैपिटल मतलब ऐसा पैसा जो बार बार तुम्हारे पास नहीं आ रहा हो, जो रेगुलर इनकम नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने एसेट्स को बेच दिया, अब हमारा काम नहीं है ना एसेट बेचने का, बट वहां से जो पैसे आ गए, वहां से अगर रिजर्व्स क्रिएट हो रहा है तो वो किधर होगा, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या है कि ऐसा रिजर्व हमने क्रिएट किया है जो कैपिटल में यूज होने वाला है, ठीक है, फ्यूचर में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का मतलब क्या है, डिबेंचर को पेमेंट करने के लिए हम रिजर्व्स क्रिएट कर रहे हैं। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर को डिबेंचर क्या होता है पता है, पब्लिक से जो लोन लिया है। अब पब्लिक से लोन लिया, मान लेते 3 साल या 5 साल के लिए जो लोन लिया होगा पब्लिक से डिबेंचर इशू करके, तो अब 5 साल के बाद पैसे भरने हैं। अब अचानक से लायबिलिटी आ जाएगी 5 साल के बाद कि पूरा पैसा विद इंटरेस्ट भरना होगा, तो पहले से ही हम क्या करते हैं, प्रॉफिट में से पैसे साइड में रखते जाते हैं, रिजर्व्स क्रिएट करते जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड का मतलब क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर्स पे नॉर्मली हम क्या करते हैं, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है कि हमें इतना डिविडेंड देना ही है। तो अगर उस साल उतना प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ कि हम उतना डिविडेंड नहीं दे पा रहे, तो उसके लिए हमने पहले से ही कुछ रिजर्व्स, कुछ फंड साइड में रखा है, तो उस टाइम पे वहां से वो मीट हो जाएगा जितना हमारे पास कम पड़ेगा। फिर रिजर्व फंड, ये भी जनरल रिजर्व जैसा ही है, इसका भी कोई स्पेसिफिक पर्पस फिक्स नहीं है, कहीं पे भी यूज हो सकता है। वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, अगर वर्कर का एक्सीडेंट हो गया, तो हो सकता है ना, प्लांट पे काम कर रहे हैं, मशीन्स पे काम कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए भी हमने क्या किया है, रिजर्व साइड में रखा है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी इन्वेस्टमेंट जो मार्केट में हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, हो सकता है कि उसकी वैल्यू अप डाउन जा सकती है, हम लॉस में आ सकते हैं, तो उसके लिए भी हमने क्या किया है, रिजर्व्स क्रिएट किया है। तो ये सारे रिजर्व्स और सरप्लस जो है वो हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेडिंग्स में तुम्हें लिखना है। उसके बाद तीसरा हमारे पास क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बोरो का मतलब क्या होता है, बोरो का मतलब हमने उधार लिया है, बोरो किया है, इसका मतलब हम कहीं से लोन ले रहे हैं, ठीक है, हम बोरो कर रहे हैं
लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म यानी 1 साल से टाइम पीरियड ज्यादा ही होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जिसमें तुम्हारा क्या आ जाता है, डिबेंचर आ जाता है। डिबेंचर इशू करते हैं, पब्लिक से लोन लेते हैं, इन फ्यूचर वो पूरा अमाउंट विद इंटरेस्ट हमको पे करना होता है। लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है, टर्म लोन हो सकता है, बॉन्ड भी सेम डिबेंचर जैसा ही होता है, बट इसका जो टाइम पीरियड होता है डिबेंचर से ज्यादा होता है। उसके बाद क्या है, पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक से हमने डिपॉजिट के फॉर्म में पैसा ले लिया, विद इंटरेस्ट इन फ्यूचर उसको हम लौटा देंगे। ये सब तुमने ऑलरेडी पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में। तो ये सब क्या है कि हम लोगों से बोरो कर रहे, लोन ले रहे। अगर बैंक से भी, जैसे बैंक से लोन ले लिया तो वो भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ही आएगा। उसके बाद क्या है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या आ सकता है, तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया है, प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसका मतलब क्या होता है, जब डिबेंचर को पेमेंट करने का टाइम आता है तो उस टाइम पे हम जो प्रीमियम पे करते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक डिबेंचर कितने का है, 100 रुपए का, तो हमने क्या बोला कि 100 रुपए का डिबेंचर आप खरीद लो, लेकिन आपको जब पेमेंट होगा, क्योंकि डिबेंचर में क्या होता है कि फ्यूचर में हमको पे करना होता है, हमारा हम उधारी ले रहे हैं ना उस पर्सन से कि आप एक डिबेंचर ले लो, हमें 100 रुपए दे दो, तो वो 100 रुपए विथ इंटरेस्ट हम आपको फ्यूचर में देंगे, ऐसा हम कहते हैं डिबेंचर में। तो इन फ्यूचर हमने उसको क्या बोला कि आपका जो 100 रुपए का डिबेंचर है वो आपको हम 120 रुपए में देंगे, तो 20 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं उसको, इंटरेस्ट तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, बट 20 रुपए हम उसको एक्स्ट्रा दे रहे प्रीमियम का, तो वो जो है वो हो जाता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, और ये तुम्हारा किस में आ जाएगा, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। वैसे अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तुम्हें डायरेक्ट अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज करके अमाउंट दे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब क्या होता है, अमाउंट साइड में रखा है बट वो हमारी लाइबिलिटी है, वो हमको देना ही देना है, ठीक है। जो रिजर्व था उसका केस ऐसा नहीं था, वो हमने फ्यूचर में होने वाले डेट या एक्सपेंस जो भी है लाइबिलिटी उसको मीट करने के लिए रखा, ठीक है। अगर हमारे पास पैसा नहीं हुआ तो वहां से हम यूज कर लेंगे, इसलिए हम उसको रखते हैं। बट प्रोविजन क्या है कि अमाउंट साइड में जो रखा जाता है वो हमको पे करना ही करना है इन फ्यूचर, तो इसीलिए हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जो हमारे नॉन करंट लाइबिलिटीज का पार्ट होता है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी फंड, पेंशन फंड, वर्कर का प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वर्कर का सेविंग अकाउंट। तो ये सब चीज के लिए जो पैसा अमाउंट साइड में रखा गया है ये सब हमको पे करना ही है फ्यूचर में, तो ये हमारा किस में आ जाता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में, क्योंकि अमाउंट साइड में रखा बट अभी नहीं पे कर रहे, फ्यूचर में पे करेंगे। उसके बाद क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, अब यहाँ से करंट लाइबिलिटी स्टार्ट हो गया। बोरो का मतलब तुम लोग को पता चल गया कि हमने बोरो किया यानी उधार लिया है। शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल से कम 12 महीने तक का जो उधार लिया होगा, तो शॉर्ट टर्म लोन आ जाता है लेस देन 12 मंथ्स। बैंक से जो ओवरड्राफ्ट लेते हैं, ओवरड्राफ्ट पता है ना, अकाउंट में जितने पैसे उससे ज्यादा हम निकालते हैं, अप्लाई करते हैं कि हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी चाहिए। कैश क्रेडिट सेम ओवरड्राफ्ट जैसा होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये तुमने पढ़ा है। तो ये सारी चीजें किस में आ जाएगी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म के लिए बोरो कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में ही हम उसको रीपे कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। हमने गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज किया और हमको क्या करना है, पे करना है, यानी कि पैसा भरना है। इसका मतलब क्या है, उधारी में सामान खरीदा होगा और हमको उसको पैसे लौटाना है, चुकाना है। तो उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। तो क्रेडिटर और बिल्स पेएबल, इससे हम क्या करते हैं, उधारी में सामान खरीदते हैं और फ्यूचर में हमको इनको पैसा लौटाना होता है, तो ये दोनों किसके में आ जाएंगे, ट्रेड पेएबल्स में। उसके बाद नेक्स्ट है अदर करंट लाइबिलिटीज। अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आ जाएगा, तो जो भी हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, जो भी एक्सपेंस भरना बाकी है, जैसे कि रेंट देना बाकी है, सैलरी देना बाकी है, तो ये सब इसमें आ जाएगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर कोई इनकम हमको एडवांस में मिल जाती है, अगर एडवांस में हमको कुछ मिलता है तो हमारे लिए वो क्या बन जाता है, लाइबिलिटी, तो इसीलिए वो किस में आएगा, अदर करंट लाइबिलिटी। अनक्लेम्ड डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है, पे कर रहे पर अभी तक क्लेम ही नहीं किया उसने लिया ही नहीं है डिविडेंड, तो अभी तक क्लेम नहीं है, लेकिन लेगा ना, तो लेगा ही फ्यूचर में, तो वो आ जाएगा इसमें। फिर डिबेंचर एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन पेएबल ड्यूरिंग नेक्स्ट 12 मंथ्स, अगले 12 महीने के अंदर हमको डिबेंचर या उसका प्रीमियम पे करना है, तो शॉर्ट टर्म में आ गया ना, अगले 12 महीने बोला तो शॉर्ट टर्म में आ गया, इसलिए करंट लाइबिलिटीज में आ गया। कॉल्स इन एडवांस, एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स,
कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है कि हमने अपने शेयर पे पैसा जितना, मतलब जैसे 10 रुपए का शेयर है तो उस पे हमने 4 रुपए अभी तक मांग लिया है, बाकी के 6 रुपए हमने मांगा ही नहीं है, पर उसने 6 रुपए दे दिया, उसने एडवांस में हमारे पास भर दिया। तो अगेन एडवांस में अगर हमारे पास कुछ भी आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। तो ये भी आ गया। अगर कुछ एडवांस हमें कस्टमर से मिल जाता है तो वो भी इसमें आ जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सभी ज्यादातर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, यानी अगेन अमाउंट साइड में रखा लेकिन हमको पेमेंट कब करना है, शॉर्ट टर्म में करना है। तो उसमें आ जाता है टैक्स का प्रोविजन, प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड और टैक्स के लिए जो अमाउंट साइड में रखा गया है बट अभी तक दिया नहीं है, तो वो आ जाएगा तुम्हारे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। तो ये तुम्हारा बैलेंस शीट जो है यहाँ पे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसका पार्ट जो है यहाँ पे खत्म हो गया। तो ये सारी चीजें तुमको याद होना चाहिए कि कौन से हेडिंग में क्या क्या चीजें आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एसेट। एसेट, उसमें सबसे पहले हमको क्या दिया है, फिक्स एसेट। यहां से हमारा क्या है, नॉन करंट एसेट चालू है। तो फिक्स एसेट टेंजिबल, टेंजिबल यानी कि जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो आ जाता है। तो उसमें क्या क्या आ जाता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्सचर, व्हीकल्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट, लीज होल्ड एसेट। तो ये सारी चीजें तुम्हें को पता ही है। तो ये इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेंजिबल एसेट है इसलिए इसमें आ गया। इंटेंजिबल यानी जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो वैसा एसेट कौन सा है, गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस है, सॉफ्टवेयर है, फ्रेंचाइजी है। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती है, इंटेंजिबल में। उसके बाद क्या दिया है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब हमने कहीं पे पैसा लगाया है और हम क्या रिटर्न, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। यानी हमने कहीं पे पैसा लगाया है लंबे टाइम के लिए, तो वो हमारा बन जाता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। जिसमें पहला आ जाता है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, पीएफ इन्वेस्टमेंट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पीएफ पे करना होता है एम्प्लॉयज को, तो वो पीएफ हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। जो हमारा होता है ना ईपीएफ, ईपीएस, उसमें वो पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है, गवर्नमेंट के पास दे दिया जाता है वो पैसा। यानी एम्प्लॉयर जो है उसके अकाउंट्स, उसके साइड से कुछ अमाउंट कटता है, एम्प्लॉय है उसके साइड से कुछ अमाउंट कटता है, और वो अमाउंट कहाँ पे जाता है, गवर्नमेंट के पास। तो क्या हो रहा है, इन्वेस्ट ही हो रहा है, और वहां पे गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करता है, उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। तो ये क्या हो गया, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद क्या है, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। अब हमें क्या है, डिबेंचर को पे करना है इन फ्यूचर, 3 साल 5 साल जितने का डिबेंचर होगा, तो फ्यूचर में पे करना है, तो उसके अमाउंट को हमने क्या किया, कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, तो वो आ गया इसमें। शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, 2 कंपनी होती है, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। जैसे कि एक कंपनी है, ये दूसरी कंपनी है, ये छोटी कंपनी है, इसने क्या किया, इस कंपनी के शेयर्स जो है, मेजोरिटी शेयर्स इसके पास है। जैसे ए कंपनी है तुम्हारे पास और एक बी कंपनी है, तो बी कंपनी जो है वो सब्सिडरी है, ए क्या है, होल्डिंग कंपनी है। इसका मतलब क्या है कि ए के पास बी के कंपनी के शेयर्स जो है, मेजोरिटी ऑफ शेयर्स ए के पास होंगे। जैसे बी का जो है 60% शेयर्स किसके पास है, ए के पास है। तो इसने क्या किया है, इस कंपनी में 60% इन्वेस्ट किया है, यही हुआ ना, इस कंपनी के 60% शेयर्स इसने खरीदे हैं। तो इसका मतलब क्या है, शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, यानी हमने एक दूसरी कंपनी में मेजोरिटी ऑफ शेयर्स को खरीद लिया है, यानी उस कंपनी में हमने क्या किया, इन्वेस्ट किया, तो इसीलिए वो इसमें आ जाता है। फिर है शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ अदर कंपनी फॉर मोर देन 12 मंथ्स। अगर हमने किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया है, डिबेंचर में पैसा लगाया है, तो अगेन हम उस कंपनी से रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तभी हमने उस कंपनी के शेयर और डिबेंचर्स खरीदे हैं। और अगर वो 12 महीने से ज्यादा के लिए है तो वो हमारा बन जाता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, अगर हमने बैंक में 1 साल से ज्यादा के लिए एफडी कर दिया तो उससे क्या होता है, वो इन्वेस्ट हो रहा है ना, हमारा पैसा कहीं सेफ जगह है जहां पे हमको फ्यूचर में रिटर्न्स मिल रहा है, तो हमने क्या किया है, वहां पे इन्वेस्ट किया है। फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर हमने खरीदा है कुछ भी गवर्नमेंट के, जैसे ट्रेजरी बिल्स होते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, अगर वो सब हमने खरीद लिया है, यानी हमने पैसा लगाया है, तो वो आ जाता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए हमने 1 साल से ज्यादा के लिए, तो वो भी किस में आ जाएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे क्योंकि एसेट में लोन दिया है, इसका मतलब हमने लोन लिया नहीं है, क्योंकि अगर हम लोन लेंगे तो हमको पे करना होता है,
तो वो लाइबिलिटी का पार्ट होता है। बट एसेट में दिया है लॉन्ग टर्म लोन, इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि हमने लोन दिया है। तो हमने अगर किसी को लोन दिया है तो फ्यूचर में हमें वो पैसा मिलेगा, विथ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर इंटरेस्ट के साथ दिया होगा तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, यहाँ पे एसेट बन जाता है। तो वो किस में आएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स में, कि हमने किसी को लोन दिया है। या फिर अगर हमने एडवांस में किसी को अमाउंट कुछ दिया है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, टेलीफोन डिपॉजिट, कस्टम डिपॉजिट, अगर ये सब चीजें दी है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने डिपॉजिट क्रिएट किया यहाँ पे, यानी हमने एडवांस में पैसा दे दिया। जैसे इलेक्ट्रिसिटी लाइन जब भी लेते हैं पहली बार तो कुछ अमाउंट हमको डिपॉजिट, वहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। तो अगर हमने वहाँ पे डिपॉजिट दिया है तो वो तो लॉन्ग टर्म के लिए कनेक्शन लिया ना हमने, तो वो किस में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। ठीक है, अगर हम किसी को एडवांस दे रहे हैं, कुछ डिपॉजिट क्रिएट कर रहे हैं, या हमने किसी को लोन दिया है 1 साल से ज्यादा के लिए, तो वो हमारा आ जाएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस में। उसके बाद है अदर नॉन करंट एसेट, जो ये सब में नहीं आया वो अदर में आएगा। तो इसके अंदर क्या क्या दिया है, डिबेंचर पे डिस्काउंट अगर हमने दिया होगा वो आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ये दोनों ही क्या है, हमारे फिक्टिशियस एसेट्स है। एडमिशन रिटायरमेंट में बार बार आ रहा होगा ये टर्म, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ये दोनों ही क्या है, फिक्टिशियस एसेट है। ये एक्सपेंस से बने हुए होते हैं। तो ये जो फिक्टिशियस एसेट है वो किस में आ जाएगा, अदर नॉन करंट एसेट्स में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डायरेक्ट वो दे देंगे अमाउंट। अब यहाँ से तुम्हारा करंट एसेट चालू है, जिसमें है पहला करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट, अगेन पैसा तुमने इन्वेस्ट किया है बट करंट है, इसका मतलब क्या है कि उसका टेन्योर 1 साल के अंदर ही होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, शेयर एंड डिबेंचर, मार्केटेबल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड, यानी सेम हमारा लॉन्ग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जैसा ही है बट टेन्योर कम हो गया। जो टाइम पीरियड है वो लेस देन 12 मंथ हो गया है, कि तुमने पैसा कहीं पे लगाया, कहीं से तुम रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट टाइम ड्यूरेशन कैसा है, 12 महीने से कम, यानी 1 साल से कम, तो वो आ गया करंट इन्वेस्टमेंट में। उसके बाद है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में सारे तुम्हारे सामान आ जाएंगे, जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी बच गया है वो सब आ जाएंगे, जिसमें स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, अगर कुछ आधा अधूरा सामान बना हुआ है, सेमी फिनिश्ड गुड्स है तो वो उसके स्टॉक्स आ जाएंगे, अगर फिनिश्ड गुड्स के स्टॉक पड़े हुए हैं वो भी आ जाएंगे, स्टॉक इन ट्रेड है वो भी आ जाएगा, फिर लूज टूल्स है, स्पेयर पार्ट है, कुछ कंज्यूमेबल स्टोर्स है, कुछ गुड्स जो है अभी ट्रांजिट में ही है। तो ये सारी चीजें, जो भी सामान है गुड्स के रिलेटेड जो भी है वो सब किधर आ जाएगा, तुम्हारा इन्वेंट्रीज में, सारे गुड्स के रिलेटेड इसमें आ जाएगा। जिसमें तुम्हें क्या याद रखना है, इन्वेंट्रीज में ज्यादातर क्या आएगा, तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक आएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा ज्यादातर तुमको क्या याद रखना है, क्लोजिंग स्टॉक याद रखना है। इन्वेंट्रीज में क्लोजिंग स्टॉक, लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, ये 3 चीज तो ज्यादा याद रखना है। उसके बाद क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स। अब हमने क्या किया, ट्रेड किया है, यानी गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज किया, बट पैसा मिलेगा इन फ्यूचर। तो ऐसे कौन होते हैं, हमारे कस्टमर्स होते हैं, जिसको हम डेटर्स बोलते हैं, या बिल रिसीवेबल, जिसको हमने क्या किया है, सामान बेचा है और फ्यूचर में हमको पैसा मिलने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या आ जाएगा, तो तुम्हारे कैश और बैंक बैलेंस, तुम्हारे पास पैसे कितने, तो कैश ऑन हैंड, बैंक बैलेंस या चेक्स या ड्राफ्ट्स अगर हमारे पास है तो ठीक है, वो बैंक में जमा कर देंगे, पैसा आ जाएगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। अब यहाँ पे भी वही है कि तुमने लोन दिया होगा या तुमने कुछ एडवांस दिया होगा, लेकिन टाइम पीरियड कैसा हो गया, 12 महीने से कम, क्योंकि शॉर्ट टर्म वर्ड यूज हो रहा है। तो 12 महीने से कम के लिए अगर तुमने लोन किसी को एडवांस दिया है या किसी कुछ भी एडवांस में दिया है तुमने 12 महीने से कम के लिए, तो वो किस में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। फिर है अदर करंट एसेट, जो ये सब में नहीं आया वो किस में आएगा, अदर करंट एसेट में आएगा। इसमें क्या क्या आ जाते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे हमने पढ़ा है ना, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी हमने एडवांस में भर दिया। अब एडवांस में भर दिया तो हमारे लिए वो क्या बन जाता है, एसेट बन जाता है, इन फ्यूचर हमको नहीं देना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा इसमें। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इसका मतलब क्या है, इनकम हो चुका है बट अभी तक मिला नहीं है, आउटस्टैंडिंग इनकम, जैसे बोलते हैं ना कमीशन आउटस्टैंडिंग, कमीशन रिसीवेबल, कमीशन मिलने वाला है बट अभी तक मिला नहीं है, तो वैसे सब इधर आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, डिवेंचर डिस्काउंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये जो फिक्टिशियस एसेट है अगर उसका राइट ऑफ 12 महीने से कम है
यानी नेक्स्ट 12 मंथ्स में हम उसको राइट ऑफ कर देंगे तो वो किसका पार्ट बन जाएगा, अदर करंट एसेट का। और अगर 12 महीने से ज्यादा है राइट ऑफ करने का तो वो तब किसका पार्ट था, नॉन करंट एसेट का पार्ट था वो। ठीक है, ये रहा ना अदर नॉन करंट एसेट, एडवर्टाइजमेंट, कंपेन एक्सपेंडिचर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो अगर 12 महीने के अंदर वो राइट ऑफ होने वाला है तो फिर वो किसका पार्ट हो जाएगा, करंट का। और अगर नहीं होने वाला है तो किसका पार्ट होगा, नॉन करंट का। तो तुम्हारा यहाँ पे एसेट्स भी कंप्लीट हो गया। ठीक, तो बैलेंस शीट डिटेल में यहाँ पे कंप्लीट हो गया एक्सप्लेनेशन। इसको तुम्हें अच्छे से रीड करना पड़ेगा ताकि तुम्हें पता हो कि कौन से हेडिंग में कौन से पॉइंट आने वाले। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में P&L स्टेटमेंट कवर करेंगे।